वो अब ख्वाबों में आना चाहते हैं। क्या बात है। मेरी नींदें उड़ाना चाहते हैं, मेरी नींदें उड़ाना चाहते हैं। मोहब्बत में वो एक बार आज़मा कर, क्या बात है, दोबारा आज़माना चाहते हैं। दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं शब्बीर मोमिन, आप देख रहे हैं न्यूज़ दर्पण टीवी। दोस्तों हम आज एक ऐसी शख्सियत के पास हैं, ऐसे एक स्टूडेंट के पास हैं, ऐसे एक बच्चे के पास हैं, ऐसे एक हाफिज़ कुरान के पास, जिसने नाबीना होते हुए कुरान करीम जो अल्लाह की मुक़द्दस किताब है, जो आसमानी किताब खुदा ने अपने बंदों पर उतारी है। कुरान करीम अपने आप में एक मौजज़ा है, एक अद्भुत है, एक करिश्मा है। रही बात नाबीना यानी ब्लाइंड, जो जन्मजात नाबीना होते हैं, वो कैसे कुरान पाक हिफ्ज़ करते हैं। कुरान करीम के अंदर तो 6666 आयतें हैं, वो कैसे याद करते हैं और फिर उसे कैसे याद कर याद रख पाते हैं पूरे जीवन भर। हम आज जानेंगे एक ऐसे ही शख्सियत, कारी साकिब हुसैन हमारे साथ हैं, नगर पंचायत कांट के रहने वाले, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश के। उनसे बात करते हैं और तफसीली गुफ्तगू उनसे होगी। कारी साहब बताइए, अपना नाम, पता, सब कुछ बताइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद साकिब खिज़र है और सबसे पहले तो डॉक्टर साहब का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे अपनी वीडियो का हिस्सा बनाया, अपने इंटरव्यू का हिस्सा बनाया। और मैं उत्तर प्रदेश मुरादाबाद पंचायत नगर काट से हूँ। कारी साहब, आपने कुरान करीम को हिफ्ज़ करने का कब ख्याल आपके जहन में आया? ये ख्याल दरअसल मेरा ख्याल नहीं था, ये ख्याल जो है मेरे बड़ों का ख्याल था। इसमें असल में ये मेरे वालिद की और वालिदा की ख्वाहिश थी कि मैं हाफिज़ कुरान बनूँ, बल्कि सभी की, मेरे चाचा की भी ये ख्वाहिश थी कि मैं हाफिज़ कुरान बनूँ। अच्छा, आपको क्या बचपन से दिखाई नहीं देता या उसके बाद में कुछ ऐसी दिक्कत? नहीं, बचपन से ही दिखाई नहीं देता। बचपन से ही दिखाई नहीं देता। तो कुरान पाक किस तरह आपने पढ़ा? क्या किस तरह पढ़ते हैं नाबीना लोग कुरान करीम, किस तरह पढ़ते हैं? जी, ये अच्छा सवाल किया आपने। तो दरअसल इसके बारे में मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले तो ये अल्लाह ताला का ख़ास करम है, अल्लाह ताला जिसको चाहे नमाज़ देता है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें मेरी सिस्टर्स का और मेरे चाचा जो हैं, उनका नाम अब्दुल गफ़्फ़ार है, कारी अब्दुल गफ़्फ़ार साहब, वो मेरे टीचर रहे हैं। उन्हीं के सामने मैंने हिफ्ज़ मुकम्मल किया है, उन्हीं की सरपरस्ती में, उन्हीं से सीखा है मैंने। तो सिस्टर्स ने जो है मुझे याद कराया है, जिस तरह याद कराते हैं ना, पहले एक आयत याद कराई, उसे मैंने 3-4 मरतबा कहा। जैसे कुल हुवल्लाहु अहद, इस तरह से एक आयत याद कराई, इसे मैंने 4-5 मरतबा कहा। फिर उन्होंने मतलब कहने के बाद आपको याद हो जाती है? जी जी जी। अच्छा, कहने के बाद मुकम्मल याद हो जाती थी। फिर इब्तिदाई दौर ये रहा है कि मैं, शुरू में ऐसा होता था कि हमारे यहाँ पे मस्जिद में मौज़िन पढ़ाते थे वहाँ पे, तो वहीं पे जाता था शुरू में। वो ये समझो कि मेरी इब्तिदा थी, इब्तिदाई उस्ताद वही रहे मेरे। फिर ये हुआ कि चाचा की सरपरस्ती में आ गया मैं, और फिर उसके बाद चाचा ने शुरू किया। उस टाइम पे ये था कि चाचा, एक मदरसा है गुलशन कादरियान, यहाँ पे, वहीं पे चाचा पढ़ाते थे, तो वहीं पे उनके सामने मैंने शुरू कर दिया हिफ्ज़। अच्छा, मतलब चाचा आए थे, कहलवाते थे, आप याद करते थे? नहीं, सिस्टर्स आए थे, कहलाती थी, और मैं याद करता था और चाचा को फिर सुनाता था सबक। कितने दिन में आपका कुरान मुकम्मल याद हुआ? कुरान पाक की अगर बात की जाए तो हिफ्ज़ मेरा 2.5 साल में मुकम्मल हो गया था। लगभग 8 साल की उम्र से मैंने हिफ्ज़ करना स्टार्ट किया था, और 10.5 मतलब 2010 के 5-6 महीने बाद 2011 शुरू हो गया था, उसके बाद मेरा हिफ्ज़ मुकम्मल हो गया। मतलब 2.5 साल में आपने कुरान मुकम्मल हिफ्ज़ कर लिया? जी। तो अब आपने कुरान का दौर उसके बाद हिफ्ज़ करने के बाद निकाला? हिफ्ज़ करने के बाद दरअसल मैंने हिफ्ज़ पे इतना फोकस उस टाइम पे नहीं किया था, क्योंकि मैं बच्चा था। ऐसा ही होता है बचपन में, तो डांट के पढ़वा दिया, वरना खुद कुरान याद नहीं किया। तो काफ़ी कच्चा हो गया था कुरान मेरा। उसके बाद ऐसा लगा था मुझे कि जैसे दोबारा हिफ्ज़ करने की मुझे ज़रूरत है। तो फिर मेरी बीलना में, नौगावा जी, वहाँ पे मेरी अमरोहा में है ये? जी जी। वहाँ पे एक फूफो है मेरी, तो उनके जानते हुए कारी साहब थे, जिनका मदरसा है तनवीरुल कुरान, मदरसा तनवीरुल कुरान। तो उन्होंने कहा कि हिफ्ज़ पक्का करने के लिए वो कारी साहब बेहतर रहेंगे, और मैं वहाँ गया
और वहाँ पे 2 साल लगाए, दौर किया मुसलसल, वहाँ पे 2 साल तक दौर किया, तो हिफ्ज़ मुकम्मल वहाँ पे पक्का हो गया। उसके बाद आपने कहीं फिर महराब सुनाई? उसके बाद महराब फ़िलहाल अभी नहीं सुनाई, लेकिन उससे 4-5 साल बाद में सुनाई है। हाँ सुनाई महराब? कितनी महराब सुनाई आपने? मैं अब तक 5 महराब सुना चुका हूँ और 6 सुन चुका हूँ। अब उसके बाद मैंने सुना है कि आप शायरी में भी तबा आजमाई करते हैं, शायरी में भी आप कहते हैं, मतलब गज़ल और नात कहते हैं जी। तो ये शायरी का शौक़ आपको कब से कहाँ से लगा? ये दरअसल मैं जब तजवीद पढ़ने के लिए गया मदरसा नासरुल में, नासरुल कांट जी, वहाँ पे मेरे उस्ताद रहे हैं तजवीद के हज़रत क़ारी नौशाद आलम साहब दाऊद बरकातुहुम, तो वो नाते पाक के शौकीन हैं, इजलास वगैरह में जाते हैं, शिरकत करते हैं वो। तो वहाँ पे मैं गया, शुरू में मैंने उनको नोटिस किया कि वो नाते पाक अपनी लिखते हैं, क्योंकि मैं भी नाते पाक का बचपन से ही शौकीन हूँ, लेकिन मैंने किसी से कभी कुछ सीखा नहीं है, मतलब दूसरों की कॉपी करने की कोशिश की है, और कॉपी करने में मैं किसी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब भी रहा हूँ। अच्छा, शायरी में आपके उस्ताद कौन हैं? शायरी में हमारे सबसे फर्स्ट जो उस्ताद थे वो थे शमशुल हक जिगर नुगामी साहब, जिनके पास मैंने दिल्ली में सीखा है बहरे वगैरह, अरकान वगैरह, औज़ान वगैरह। बहरे वगैरह वहाँ पर सीखी हैं? जी। औज़ान, बहरे, ये सब वहाँ पर सीखी हैं? जी। अच्छा, उसके बाद फ़िलहाल जो मैं अभी इसला ले रहा हूँ प्रेजेंट में, तो वो है हज़रत क़ारी ताहिर सऊद क़िरतपुरी साहब से। तो आपने गज़लों के अलावा नात में भी, नात भी कहते हैं? जी, नात पाक भी लिखता हूँ, गज़ल भी लिखता हूँ। और पहले नात का ही एक दो मतलब एक दो नात हो जाए। जिसे वहाँ की सुकूनत नसीब हो जाए, जिसे वहाँ की सुकूनत नसीब हो जाए, जिसे वहाँ की सुकूनत नसीब हो जाए, तो जीते जी उसे जन्नत नसीब हो जाए, तो जीते जी उसे जन्नत नसीब हो जाए। मेरी निगाह को कुछ देखना मिले ना मिले, बस उनके दर की ज़ियारत नसीब हो जाए, बस उनके दर की ज़ियारत नसीब हो जाए। बहुत खूब। उसके बाद आप गज़ल भी कहते हैं, गज़ल की दुनिया में भी आप अच्छा खासा कहते हैं, तो गज़ल का भी एक दो मतलब, एक दो शेर अता करिए। वो अब ख्वाबों में आना चाहते हैं, वो अब ख्वाबों में आना चाहते हैं, वो अब ख्वाबों में आना चाहते हैं। क्या बात है। मेरी नींदें उड़ाना चाहते हैं, मेरी नींदें उड़ाना चाहते हैं। मोहब्बत में वो एक बार आज़मा कर, क्या बात है, दोबारा आज़माना चाहते हैं, दोबारा आज़माना चाहते हैं। बहुत खूब। आपने गज़ल का भी एक मतलब एक शेर सुनाया जी, और साथ ही साथ नात भी आपने सुनाई। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, जैसे आप एंड्रॉयड फ़ोन का भी इस्तेमाल करते हैं जी, अब किस तरह, जबकि आपको नज़र नहीं आता, तो एंड्रॉयड फ़ोन में चूँकि टच करना पड़ता है और देखना पड़ा, किस तरह आप नंबर लगाते हैं, किस तरह सुनते हैं, थोड़ा सा ये भी थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को, किस तरह आप एंड्रॉयड फ़ोन चलाते हैं? एंड्रॉयड फ़ोन की अगर बात की जाए तो मैं फ़ोन, ये रहा मेरे पास फ़ोन। हाँ, किस तरह, मतलब सपोज़ करो अपने चाचा को कैसे नंबर लगाएंगे? तो नाज़रीन देख सकते हैं आप सभी, जैसे मेरे पास ये फ़ोन है, यहाँ से मैं इसका फिंगरप्रिंट अनलॉक करता हूँ, ये फिंगरप्रिंट अनलॉक हो गया। अब ये ऐसे मैं चला नहीं सकता बिकॉज मैं ब्लाइंड हूँ। हाँ। तो अब यहाँ से एक स्क्रीन रीडर आता है टॉकबैक के नाम से, जो बाय डिफ़ॉल्ट गूगल का होता है, तो इसको मैं यहाँ से अनलॉक करूँगा, मैंने शॉर्टकट पे रखा हुआ है इसको। हाँ, चाचा को फ़ोन लगाइए।
इसकी मदद से मैं यहाँ पे वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ। जी, तो मैं यहाँ से इसको ऑन कर लिया। अब ये जो है ना, ये स्क्रीन रीडर है जो मैंने ऑन किया है। अब जहाँ पे मैं क्लिक करूँगा वहाँ पे मुझे गाइड करता रहेगा, जैसे कि प्ले स्टोर है। तो अब ये असल में इसकी एक और चीज़ है, एक और इसका एडवांटेज है कि ये सिंगल टिक में नहीं चलता, ये डबल टिक में चलता है। तो इसलिए ब्लाइंड को चलाने में और आसानी हो जाती है। जी जी। तो जैसे ये प्ले स्टोर है, देख सकते हैं आप, प्ले स्टोर है। तो इस पे अभी जब मैं सिंगल टिक कर रहा हूँ तो ये नहीं चलेगा, लेकिन जिस तरह इस पर डबल टिक किया तो प्ले स्टोर ऑन हो गया। अब रही बात नंबर लगाने की, तो ये फ़ोन में मैं गया और कीपैड और जिसका भी एक चीज़ और समझा दूँ कि जिसका भी नंबर मुझे यहाँ पे डायल करना होता है तो 4 नंबर मैं याद रखता हूँ। अच्छा। और अगर किसी का याद भी नहीं होता तो कॉन्टेक्ट में से सर्च करके लगा देता हूँ मैं। जैसे कि मैं चाचा का लगा रहा हूँ यहाँ पे नंबर 94100 अब ये चाचा का नंबर आ गया और यहाँ पे कॉल का बटन अगर क्लिक करूँगा तो कॉल लग जाएगी यहाँ पे। आप देख पा रहे हैं नाजरीन कि ये अब नंबर अपने चाचा को लगा रहे हैं। हम इसके अलावा 1-2 नंबर और इनसे लगवाएंगे और किस तरह कितनी टेक्निक का ये इस्तेमाल करते हैं आप देख रहे हैं। मैं दोबारा फ़ोन में गया। अब यहाँ पे मैं आपको कॉन्टैक्ट से लगा के दिखाता हूँ। ये कॉन्टैक्ट टैब में मैं गया और यहाँ पे सारे कॉन्टैक्ट शो करने लगे। बट जिसको भी लगाना है, जैसे कि देख, ये आपका नंबर है, इस पे मैंने डबल टिक किया। अब ये सिम कार्ड अगर इस पे क्लिक करूंगा तो ये कॉल लग जाएगी। यहाँ पे लगाइए, मुझे कॉल लगाइए। ये लगा दी आपको कॉल। ये देखिए नाज़रीन के कारी साकिब ने मुझे कॉल लगाई है और ये नाम काजी साकिब का आ रहा है लिखा हुआ। जूम करके दिखाओ। ये कारी साकिब का नाम सेव है मेरे मोबाइल में और वो आ रहा लिखा हुआ। और इसी तरह जैसे कि आप देख रहे हैं ऑन कैमरा, ये किसी को भी कॉल लगा देते हैं। कहना का मतलब ये है कि हाफिज़ कुरान होने के साथ साथ बेहतरीन शायर भी हैं, गज़ल गो हैं, नातिया कलाम कहते हैं। के साथ साथ उन्होंने बहुत सी चीज़ें अभी बताई, जो बताया उन्होंने किस तरीके से वो सिस्टम को चलाते हैं। कारी साहब, आपको ये मोबाइल के फंक्शन ये किस तरह से आपने सीखे और कहाँ से सीखे, जबकि आप इसमें अब लगभग सारी चीज़ों को जानते हैं? ये आपने बहुत अच्छा सवाल कर लिया मुझसे। दरअसल इसके पीछे वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर पाता, मैं कुछ नहीं कर सकता। असल में लोगों की भी इसमें गलती नहीं है, क्योंकि लोगों की मेंटालिटी ऐसी है कि पुराने ज़माने में, पुराने वक्त में ब्लाइंड लोग इतना कुछ नहीं कर पाते थे। अब जो कुछ भी कर पा रहे हैं ब्लाइंड लोग, वो एडवांस टेक्नोलॉजी की बदौलत कर पा रहे हैं। तो उनकी भी सोच ठीक है, लेकिन आई थिंक उनको अपनी सोच बदल लेनी चाहिए, क्योंकि ये दौर नया दौर है, एडवांस टेक्नोलॉजी का दौर है। उसके बाद में यूट्यूब से आपने थोड़ा बहुत कुछ सीखा? जी जी। और फिर सीखते सीखते अब अपने काम के लायक खूब सीखे? जी जी। कुछ नहीं है, क्योंकि आपके परिवार में कौन कौन है, बस ये बताएं आखिरी सवाल। मेरे परिवार में है, हम 2 भाई हैं, एक मुझसे बड़े हैं और 6 सिस्टर हैं और वालिद और वालिदा हैं। अभी आप क्या कर रहे हैं फ़िलहाल? अभी फ़िलहाल मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, पढ़ाने की जगह ढूंढ रहा हूँ मदरसे में, और शायरी वगैरह लिख लेता हूँ जो भी जहन में आता है। अच्छा। इसके अलावा पढ़ाने की जगह ढूंढ रहा हूँ मदरसे में। मदरसे में पढ़ाने के लिए जी जगह ढूंढ रहे हैं? जी। चैलेंज किया कि हम अब मोटिवेट होकर दिखाएंगे आपको। जी जी। हम आपको कुछ करके दिखाएंगे। कुछ जुनून, एक जज्बा सा तारी हो जाता है जब कोई कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता, तो एक सोच लेता हूँ कि ये करना है। ये करना है जी। कोई चीज़ ऐसी है जो नामुमकिन है, जो नहीं कर सकता इंसान? नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं, मेरी नज़र में नहीं है। आपकी नज़र में नहीं है? नहीं, कुछ भी कर सकता है इंसान? जी, इंसान कुछ भी कर। और जो लोग कुछ करना नहीं चाहते उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए यही मैसेज है कि नेपोलियन हिल की किताब है थिंक एंड ग्रो रिच, उसमें लिखा है कि नाकामी का कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, यानी नाकामी के लिए कोई माफ़ी नहीं है अगर कुछ करना नहीं चाहते तो, ना करने वाले के लिए नाकामी का कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। जी।
तो इसके साथ साथ उर्दू अरबी के साथ साथ आपने क्या इंग्लिश में भी कुछ नॉलेज दी? इंग्लिश में मेरी कोई इतनी ख़ास नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं जो अच्छे कम्युनिकेटर हैं उनको सुनने की कोशिश करता हूँ और उनको कॉपी करने की कोशिश करता हूँ। कॉपी करने की तो कोशिश इसी से वर्ड्स मेरी गिरफ्त में आ जाते हैं। ठीक है कार साहब, शुक्रिया बहुत बहुत। आपने हमसे लंबी बात की, अपनी पूरी कहानी हमें बताई, और न्यूज़ दर्पण ये कामना करता है कि परवरदिगार आपको ठीक रखे, और साथ ही साथ आप जितने मोटिवेट हैं, जितने एक्साइटेड हैं अपनी ज़िंदगी को लेकर, जो लोग कुछ करना नहीं चाहते, ऐसे लोगों के लिए कारी साकिब एक मिसाल हैं। देखते रहिए न्यूज़ दर्पण चैनल।